बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स। अच्छा, मैंने फ़िलहाल 1-2 लेक्चर के लिए स्किप कर दिया है जो सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग है, क्योंकि मैं उसका कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की एग्जांपल देख रहा हूँ। अच्छा, आज के जो लेक्चर है हमने बताया था कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, उसमें बताया था कि हम एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि बेस करती है सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन पे, रिक्वायरमेंट्स पे, और रिक्वायरमेंट्स से हमने जो राइट अप किया दैट वाज स्पेसिफिकेशन, यानी कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जहाँ पे टेस्टिंग या टेस्ट केस का लिखना बेस करता है रिक्वायरमेंट्स पे और उसकी स्पेसिफिकेशन के, उस पे हम उसको हम कहते हैं जी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को ये जो मॉड्यूल लिखा है या जिसको भी आपने टेस्ट करना है उसको हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं। वो इनपुट कहाँ से नज़र आती है जी? स्पेसिफिकेशन से। टेस्ट केस लिखा होगा, टेस्ट केस कहाँ से लिखा होगा? स्पेसिफिकेशन से, रिक्वायरमेंट से। और रिक्वायरमेंट पे लिखा है कि जब आप ये इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ ये आ जाएगी। जैसे मैं अक्सर आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर करेक्ट आईडी करेक्ट पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे देन यू शुड लॉग इन। हम ये भी काम यहाँ पे वही देखने की कोशिश करते हैं कि आपने करेक्ट आईडी एंड करेक्ट पासवर्ड प्रोवाइड किया है, तो अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट ये कहती है यू शुड लॉग इन, और अगर वो लॉग इन नहीं हुआ दैट इज़ अ फॉल्ट जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया और हमने एक अच्छा टेस्ट केस लिख दिया। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की पर्सपेक्टिव से हमारे पास ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग है जिसको फ़िलहाल मैंने रोका हुआ है, फिर एग्जॉस्टिव है, और ये सब चीज़ें एग्जॉस्टिव से लेकर बाकी तक है। और मैंने कहा था बेसिकली ये जो ऑर्थोगोनल अरे है, जो पेयर वाइज टेस्टिंग, डिसीजन टेबल टेस्टिंग है, ये दोनों बिलोंग करती है कॉम्बिनेटरी टेस्टिंग के साथ। ये चीज़ हमने नहीं पढ़नी क्योंकि इसके लिए हमारे पास टाइम फिलहाल नहीं होगा। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सक्यूज मी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग और इक्वल्स क्लास टेस्टिंग। और जो कल का इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है उसको करने की कोशिश करेंगे इक्वल्स क्लास टेस्टिंग की। क्योंकि अगर आप इक्वल्स क्लास टेस्टिंग नहीं समझ सके, अगर आपको ये इसी, इसको हम सिंपल वर्ड में कहते हैं, अगर आप इसी जो है इस पे काम नहीं कर सके, इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके, तो फिर इसके साथ आती बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ये फिर आप नहीं कर सकेंगे। तो इससे बचने के लिए हम ज़रूर है कि हम इसको बी एनालिसिस के तरफ मूव करने से पहले, क्योंकि वो बेस करती है इसी के ऊपर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। ये जो मैंने बताया था एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, अगर आप इसके नाम से देखें, इसका नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि एग्जॉस्टिव का मतलब है थका देने वाली, मतलब इंसान एग्जॉस्ट हो गया, तो ये है जी एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्टिव में हम देखते हैं कि जितनी भी इनपुट वैल्यू स्पेस हो सकती है किसी वेरिएबल की, वो सब पे टेस्ट करो। एग्जांपल है एज है, इंसान की एज है। अगर सॉफ्टवेयर की एज है, हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में एक एज है वो 100 है, 1 से लेकर 100 या 0 से 0 तो ना एक है, 1 से लेकर 100 तक है फर्ज करें। तो अब इसका मतलब है अगर इस एक वेरिएबल को आपने टेस्ट करना है, अच्छा ये जितनी भी आप स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं, एग्जॉस्टिव है या इक्वल्स क्लास टेस्टिंग है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ये सारी की सारी सिंगल वेरिएबल सिंगल ऑब्जेक्ट की होगी। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे। एग्जांपल है, हम एज का और फर्स्ट का स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ और जिस डिग्री प्रोग्राम में उसमें अप्लाई किया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे। हम यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम का टेस्ट केस अलग लिखेंगे, उसके डेट ऑफ बर्थ के टेस्ट केस अलग लिखेंगे। तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के रूल के मुताबिक अगर आपने एक वेरिएबल इंटीजर है उसको टेस्ट करना है, तो आपको करना क्या होगा, आपको उसको टेस्ट करना होगा इनपुट वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100। मतलब सिर्फ एक, अब आपको पता लग गया है कि आपकी वैल्यू 1 पे भी ठीक परफॉर्म करी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, लेकिन एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के रूल के मुताबिक आपने इस जितनी भी इनपुट वैल्यू स्पेस पॉसिबल हैं उस वेरिएबल के लिए, आपने उसको इन सब पे टेस्ट करना है। तो रूल थंब क्या हुआ, टेस्टिंग विद एवरी मेंबर ऑफ द इनपुट वैल्यू स्पेस। ठीक है, मतलब ऑल पॉसिबल डेटा जो हो सकता है आपने उन सब पे सिस्टम को टेस्ट करना है। अब आप देख लें कि अगर फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जितने ऑनलाइन हुए हैं, और हम कहते हैं जी कि एक जो स्टूडेंट है, जो एक सर्वर है, वो एक वक्त में
3000 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन हैंडल कर सकते हैं, 3000 स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब है जब आप इसके टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे, इसको सिर्फ एक इस चीज़ को टेस्ट करेंगे, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 से शुरू हो जाएंगे और 3000 तक 3000 टेस्ट केसेस पे टेस्ट करेंगे, सिर्फ एक वैल्यू जो कि होगी सिर्फ कि कितने स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन हो सकते हैं। ठीक है। ओके, फर्ज करें एक एप्लीकेशन है जो कि एक पासवर्ड फील्ड है, और जो पासवर्ड फील्ड है वो 3 कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करती है, जबकि हमारे पास पर मिनिमम 8 कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब वो जो 3 कैरेक्टर्स हमारे पास इसमें आ जाएंगे बच्चों, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, 3 कैरेक्टर्स कंसेक्टिव होंगे, मतलब वो रिपीट नहीं हो सकते। ठीक हो गया? मुझे प्लीज़ ज़रा 1 मिनट दे दें ज़रा। ओके, नेक्स्ट बच्चों, इसमें आप देखें कि अगर इसमें स्पेशल वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ए बी सी जो होते हैं 26 कैरेक्टर होते हैं, तो इसके पर्सपेक्टिव से ये हमारे पास आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26। इसका मतलब क्या हुआ? पहले 26 का मतलब है इसमें 3 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है ए से लेकर जी तक, दूसरे में भी ए से लेकर जी कुछ भी हो सकता है, तीसरे में भी ए से लेकर जी तक कुछ भी हो सकता है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, इतने कम्बिनेशन को टेस्ट करना पड़ेगा। और अगर इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड कर लें, अंडरस्कोर, एट द रेट ऑफ, डैश, इस किस्म की चीज़ें, तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा 256 मल्टीप्लाइड बाई 256 मल्टीप्लाइड बाई 256। तो आप ज़रा इसको टेस्ट तो करके देखिए, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन है, अगर ये इस किस्म की चीज़ है कि जिसके इतने नुकसानात हैं, तो इसको फॉलो क्यों करना? एक्चुअली आपने देखना ये है कि आपके पास प्रॉब्लम किस किस्म का है। अब ये आपके सामने कोड है, वॉइड प्रिंट, इसको एक एरर टाइप का एक बुलियन वैल्यू मिलती है। अगर तो वो कह रहा है एरर ओके है, इफ़ इज़
एरर इक्वल इक्वल यस, तो आप लिख दो कि ट्रू वर्जन लिख दो फॉल्स। अब इस मामले में जो वेरिएबल है ना ये इज एरर, इसकी वैल्यू या तो ट्रू आ सकती है या इसके फॉल्स आ सकती है, लिहाजा इस जगह पे एप्लीकेबल है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। क्यों? क्योंकि उसमें मैक्सिमम ट्रू ही हमारे पास आउटपुट आ सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स। तो ऐसी जगह के लिए एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का यूज़ करना एक मेक सेंस करता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं रिप्लेस कर दूं इंटीजर के साथ, तो इंटीजर की जितनी वैल्यू स्पेस है आपने फिर उन सब के ऊपर उसको टेस्ट करना है, जो कि एक सेंस में एग्जांपल ये यहाँ पे देखें। अब ये यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू आ चुकी है, तो इंटीजर की वैल्यू जो बनती है वो 65,000 समथिंग है, प्लस की तरफ और माइनस की तरफ भी इतनी है। अब इतने टेस्ट केस लिखना यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बनता नहीं है कि यहाँ पे एग्जॉस्टिव टेस्टिंग की जा सके। तो रूल ऑफ थंब ये है कि आपके पास जो प्रॉब्लम है जो आपने टेस्ट करना है उसको आप उस डोमेन स्पेस को देख लें। अगर वो स्पेसिफिक है कि उस पर एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के मिनिमम टेस्ट केस के साथ परफॉर्म किया जा सकता है जिसमें वैल्यूज कम आएंगे तो मोस्ट वेलकम, वरना आप उसको छोड़ दें। अच्छा, लेकिन अब इसका बेनिफिट क्या है, इसमें आपकी श्योरिटी ज़्यादा आती है, इसमें आपकी कवरेज भी ज़्यादा है। कैसे कवरेज ज़्यादा है? देखिए जी, एक स्टूडेंट की एज है, एक पर्सन की एज है 1 से लेकर 100 तक, आपने सारी वैल्यू पर टेस्ट कर लिया, तो अब आप श्योर हैं कि 1 से लेकर 100 तक आपने सारी वैल्यू पर टेस्ट किया, लिहाजा प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। आपकी कवरेज ज़्यादा होगी ना, जितनी कवरेज ज़्यादा होगी प्रॉब्लम आपको उतना ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि जिसके अंदर कवरेज भी ज़्यादा रहे और टेस्ट केस भी कम हो जाए। यानी कि जैसे एग्जॉस्टिव टेस्टिंग में हमारे पास जो कवरेज थी वो ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि कवरेज ज़्यादा हो जाए लेकिन नंबर ऑफ टेस्ट केस कम हो जाए। कोई ऐसा सिनेरियो अब आपने सोचना है, तो ऐसा सिनेरियो हमारे पास जो आ जाता है वो आगे जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी उसकी तरफ मूव करेंगे। चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी चाहती है कि उन्होंने एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम लेना है जहाँ पे हायरिंग, एम्प्लॉय की हायरिंग है जिसको हम HR सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो कह रहा है कि अगर तो पर्सन की एज है 0 से लेकर 16 है तो आपने उसको हायर नहीं करना, 16 से 18 तक आपने पार्ट टाइम हायर कर लेना है, 18 से 55 तक फुल टाइम हायर कर लेना है, और 55 से 99 तक आपने उसको हायर नहीं करना। मतलब इन दो वैल्यूज़ के ऊपर पर्सन हायर नहीं होगा, और बाकी ये इस वैल्यू के ऊपर वो पार्ट टाइम होगा, ये हायर तो हो जाएगा इन दो वैल्यूज़ पे, लेकिन पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, मैं ज़रा अगर इसको थोड़ा सा कलर में चेंज करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो है 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 99। अब इसका मतलब है 0, और ये इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव का मतलब है इसमें 0 भी इंक्लूड है, 99 भी इंक्लूड है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपको 100 टेस्ट केस चाहिए सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि बंदे को हायर करना कि नहीं करना। तो 100 TCs आपको चाहिए, TC मतलब टेस्ट केस, जो TC आप सोच रहे हैं वो नहीं। ठीक हो गया? तो दैट इज़ द, ये केस बन जाएगा। अच्छा, तो अगेन टेस्टिंग जो है बाकी डोमेन्स की तरह ये आपसे रिसोर्स कंज्यूम करती है, इसकी भी कॉस्ट है, ये भी एक्सपेंसिव है। तो लिहाजा अगर आपके पास इतना टाइम है, आपके आपके टेस्टर्स के पास इतना टाइम है तो मोस्ट वेलकम। अगर वैसे प्रैक्टिकली इतना टाइम होता नहीं टेस्टर्स के पास कि इस तरह से वो सिस्टम को टेस्ट करें। अब हम क्या करें? जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन अभी किया था कि क्या हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन बन सकती है कि जिसमें हमारे पास कवरेज क्राइटेरिया मैक्सिमम रहे, कवरेज क्राइटेरिया कवरेज क्राइटेरिया कवरेज क्राइटेरिया मैक्सिमम रहे, और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस भी रिड्यूस हो जाए। तो जनाब वही काम करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, एक बेहतरीन ऑप्शन है, इसको हम कहते हैं इक्वलेंस क्लास टेस्टिंग। अब इक्वलेंस क्लास टेस्टिंग में क्या होगा, वेरी सिंपल है, मैं आपको इसको बताने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि हम जो सेट ऑफ डेटा है उसको ट्रीट करेंगे एक मॉड्यूल्स के तौर पर, ठीक है। मॉड्यूल्स का मतलब क्या है? अब हम क्या करेंगे, जो इनपुट वैल्यू स्पेस है
उसको हम पार्टीशन कर देंगे इनटू 2 और 3 कैटेगरीज या इनटू 2 और 3 क्लासेस। अब आपने करना क्या है कि जो आपके पास जो डेटा है, जो सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, ऑफ कोर्स वो टेस्ट किस पे होगा, डेटा के ऊपर। अब ये जो हमारे पास इनपुट डेटा आएगा, हम इसकी पार्टीशन कर देंगे इनटू 2 टू 3 क्लासेस। अब मैं कभी 2 कह रहा हूँ, कभी 3 कह रहा हूँ। अब इसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि 2 कहाँ पे आएगा, 3 कहाँ पे आएगा। 2 टू 3 क्लासेस आप इसको डिवाइड कर देंगे, इस पार्टीशन को, मतलब इसको तोड़ देंगे इसके नंबरिंग को। और नंबरिंग में से फिर अब क्या करेंगे, इस पार्टीशन में से हम नंबर लेंगे, इस पार्टीशन में से हम नंबर लेंगे, और फिर उस तरह से क्या होगा कि टेस्ट केस रिडक्शन हो जाएंगे। अच्छा, वो आर्बिट्रेरी नंबर लेंगे, मतलब कि कोई रैंडमली इसमें से नंबर लेंगे और रैंडमली नंबर्स के ऊपर सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे अभी आप देख लें। जैसे कुछ डेफिनेट रूल्स रेगुलेशन है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सिनेरियो आइडेंटिफाई करें, इनपुट देखें और उसकी आउटपुट देख लें। अब ये जो इनपुट आइडेंटिफाई इनपुट करना है, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस क्या है, ये 3 गाइडलाइंस है, ये आपने नहीं भूलनी। अगर आप यहाँ पे मिस मैनेज कर गए, इस गाइडलाइंस को प्रॉब्लम में कर गए, तो फिर आपके पास प्रॉब्लम में आ जाएगा। अच्छा जी, अगर आपके पास इनपुट कंडीशन, जो आपने इनपुट डेटा प्रोवाइड करना है, वो एक रेंज है। रेंज का मतलब है जहाँ पे नंबर आपके पास कंसेक्टिव आते हैं, वन, जैसे एग्जांपल एज है, एज जो आपकी 0 से लेकर 99 तक के, तो ये कंसेक्टिव नंबर है। ठीक है, ABC देख लें, आप कहते हैं ए से लेकर जी तक करेक्टर हो सकता है, तो ये क्या है, कंसेक्टिव सीक्वेंस है, दैट इज रेंज। रेंज कहते हैं जहाँ पे कंसेक्टिविटी चलती रहती है। ठीक है, तो जैसे अभी आपने देखा वो एग्जांपल आई थी हायरिंग की कि 0 से लेकर 16 तक, 0 से लेकर 16 तक एक रेंज है। अच्छा, अगर तो आपके पास इनपुट कंडीशन रेंज की फॉर्म में है, तो अब आपने यहाँ पे 3 क्लासेस क्रिएट करनी है। कौन कौन सी क्लासेस क्रिएट करनी है, 3 क्लासेस क्रिएट करनी है। तो इस सूरत में यहाँ पे 3 क्लासेस क्रिएट होंगी। कौन कौन सी, इसमें से एक क्लास क्रिएट होगी वैलिड इनपुट की, VI कहता हूँ उसको मैं। इसमें से एक क्लास क्रिएट होगी वैलिड इनपुट की, VI, और 2 क्लासेस इसमें क्रिएट होंगी इनवैलिड IV, इनवैलिड इनपुट की, और यहाँ पे भी दूसरी आ जाएगी इनवैलिड की। अब ये इनवैलिड से मेरा मतलब क्या है, ये अभी मैं क्लियर करता हूँ। फिलहाल यहाँ से आपने ये लर्न करना है कि अगर तो इनपुट वैल्यू स्पेस रेंज की फॉर्म में आ जाएगी, तो इसमें पार्टीशन होगी 3 हिस्सों में, 2 हिस्से इनवैलिड के होंगे, एक हिस्सा वैलिड का होगा। अगर तो आपके पास इनपुट वैल्यू स्पेस आ रही है सेट, यहाँ जहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होती, मतलब 1 2 3 3 3 डुप्लीकेट नहीं हो सकते, तो अगर तो आपके पास सेट है, जो मैथमेटिकल सेट की बात कर रहा हूँ, उसके पर्सपेक्टिव से अब आपके पास यहाँ पे बनेगी 2 क्लासेस। अब वो 2 क्लासेस कौन कौन सी होंगी, एक क्लास होगी वैलिड और एक क्लास होगी इनवैलिड। यानी कि एक क्लास आ गई वैलिड की और एक क्लास आ गई इनवैलिड की। और अगर तो आपके पास इनपुट वैल्यू स्पेस आ रही है बुलियन, बुलियन का मतलब है ट्रू एंड फॉल्स, अगर इसमें आ रही है, तो बच्चों इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास एक क्लास आ जाए। इसमें भी आपके पास 2 क्लासेस आएंगी। जो पहली क्लास होगी वो एक वैलिड की होगी और एक क्लास हमारे पास आ जाएगी जी इनवैलिड की। अब मैं ज़रा इन कंसेप्ट को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ थ्रू एग्जांपल्स। तो रूल ऑफ थंब दोबारा डिफाइन कर लें, 3 क्लासेस, 3 क्लासेस आपको रेंज की फॉर्म में नज़र आएंगी, सेट या बुलियन की फॉर्म में आपको 2 क्लासेस नज़र आएंगी, एक वैलिड और एक इनवैलिड। ठीक हो गया, आई होप कि अभी आप पॉइंट गेट कर चुके हैं। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, if the input data to program is specified by a range of values, for example number between, जैसे मैंने अभी बताया। अब हमारे पास एक नंबर है 1 to 5000। अब आप देखेंगे क्या है, सबसे पहले डिसाइड करें कि क्या ये रेंज है, क्या ये सेट है, क्या ये बुलियन है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ रेंज। तो अगर ये रेंज है तो फिर क्या होगा, अब हमें यहाँ पे 3 क्लासेस चाहिए, एक वैलिड की और 2 इनवैलिड की। तो इस मामले में बच्चों ये हमारे पास एक क्लास आ गई वैलिड की और 2 क्लासेस हमारे पास आ जाएंगी इनवैलिड की। ले जी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 1 से लेकर 5000 तक ये वो नंबर हैं जो कि वैलिड है, जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर का टेस्ट केस पास होना चाहिए। और 5000 से ऊपर कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू दैट एक्सीज 5000, 5001 हो सकता है, 5010 हो सकता है, 6000 हो सकता है, कुछ भी, वो हमारे पास बन जाएगी इनवैलिड। और हर वैल्यू जो हमारे पास लेस देन होगी 1, यानी वो तमाम वैल्यू जो 1 से छोटी होंगी, 0, -1, -2, -10, -100, -500, वो सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास इनवैलिड होगी। अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ से 1, 2 से 3 या कुछ वैल्यूज हम फर्ज करें यहाँ से ले लेंगे। फर्ज करें हमने यहाँ से वैल्यू ले ली है -10, यहाँ से वैल्यू ले लेंगे, फर्ज करें हमने यहाँ से वैल्यू ले ली है 6000, और यहाँ से ये जो वैलिड रेंज है, वैलिड रेंज से हम एक वैल्यू ले लेते हैं, फ़र्ज़ के लिए हम वैल्यू ले लेते हैं जी 4500, कुछ भी एनी वैल्यू जो इसको इन बिटवीन हो। अब आप क्या करेंगे, इन 3 इनपुट डेटा के ऊपर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। अगर उसने यहाँ पे ओके शो कर दिया और यहाँ पे नॉट ओके शो किया, तो अब मतलब नेगेटिव टेस्ट करना होगा, तो हमारा सॉफ्टवेयर इन 3 वैल्यू पे टेस्ट कर लेगा सॉफ्टवेयर को, और हमें यकीन आ जाएगा कि जब बाकी अगर ये इन पे चल गया है तो बाकियों पे भी एग्जीक्यूट ठीक ही होगा। तो ये कंसेप्ट है। अगर यही काम हमें करना पड़ता है एग्जॉस्टिंग के थ्रू, तो फिर क्या होता है, एग्जॉस्टिंग के थ्रू अगर ये हम काम करते हैं तो हमें यहाँ पे 5001 टेस्ट केसेस चाहिए थे। ठीक है, अब मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ, आपको अरेज और कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इनफैक्ट बिटवीन, सॉरी ये मैंने बिटवीन नहीं पढ़ा, जो 1 से 5000 के दरमियान है, इंक्लूसिव नहीं एक्सक्लूसिव है, तो 2 to 499 और बाकी 5000 यहाँ पे 1 यहाँ पे, एक्चुअली 1 नहीं, लेस देन 1 ग्रेटर देन 5000। तो ये है जी हमारे पास सीक्वेंस क्लास टेस्टिंग। अच्छा, अब इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब 1 से लेकर 50 तक हमारे पास सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग फेज में आएगा, तो अब हमने इसको टेस्ट करना है। तो अब चूंकि ये अगेन रेंज है, तो आपको यहाँ पे एक रेंज मिल जाएगी जहाँ से 1 से लेकर 50 तक का नंबर हमारे पास आ जाएंगे, और एक रेंज हमारे पास आ जाएगी ग्रेटर देन 50, और एक हमारे पास नंबर आ जाएंगे लेस देन 1। इन 3 क्लासिफिकेशन से, इन 3 इक्वलेंस क्लासेस से हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है कुछ इस तरह से। हो गया तो हमारा ये काम चल जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो अभी हमने काम किया, जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ये वही है। ठीक है, तो बच्चों ये अगर आप देख सकते हैं, तो अब मैंने इसकी आपसे एग्जांपल जो शो की है वो उसकी तरफ नहीं गया। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखना था जनाब 5000 से ये लिखना है 5, ये अब ये बिटवीन नहीं है, इंक्लूसिव है। ठीक है, अब ज़रा आप सोचें, अभी इसे एक टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि वो जो अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी एनटीयू की, जिसमें उसने कहा था कि हायरिंग का प्रोसेस आपने एग्जीक्यूट करना है। तो हायरिंग के इस प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से मैं आपके सामने वो शेयर करता हूँ दोबारा। पहला प्रोसेस था कि अगर 0 से लेकर 16 तक है तो आपने इसको हायर नहीं करना, नो हायर, NH, नो हायरिंग नहीं करना। पहला ये है। अगर वो 16 से लेकर 18 तक है तो फिर आपने इसको पार्ट टाइम हायर करना है, पार्ट टाइम, PT, पार्ट टाइम हायर। और अगर इसका जो है वो 18 से लेकर 18 से लेकर 55 तक है तो आपने इसको फुल टाइम हायर करना है, FT। और अगर वो 55 से लेकर 99 तक है तो आपने जनाब इसको क्या करना है, इसको आपने हायर नहीं करना। अब ज़रा आप सोचें कि इस सॉफ्टवेयर की इक्वलेंस क्लासेस क्या होंगी। तो अगर मैं या हम इस पर डिसाइड करें, तो अब हमें हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ज़रा इसके को बता सकता है इसकी इक्वलेंस क्लासेस क्या होंगी। कोई बंदा ओपन है आपके लिए एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की आपने इनपुट भी आपके पास है और एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट भी आपके पास है।
तो कोई आप में से मेल या फीमेल शहजादा या शहजादी या जो भी है जो इसका आंसर दे सके कि इसकी इक्वल्स क्लासेस क्या होंगी। ओके, नो वन इज देयर। सर इसके अगर इसकी 16 जी जी 55 वाली एक क्लास कर दें, ठीक है। जो हायरिंग वाली है, अगर वो एक कर दें तो तीन हो जाएंगी दोनों, यानी दो इनवैलिड और एक वैलिड हो जाएंगी। हम्म, अच्छा हमारे यहाँ पे केस में ना एक प्रॉब्लम पता क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसकी रेंज बनाते हुए हमें देखना पड़ेगा कि इसकी आउटपुट डिफरेंट है। इसमें इनफैक्ट 3 आउटपुट्स हैं। पहली आउटपुट के मुताबिक आपने हायरिंग नहीं करनी, दूसरे के मुताबिक हायरिंग करनी है लेकिन पार्ट टाइम, और तीसरी के मुताबिक आपने जो हायरिंग करनी है वो फुल टाइम करनी है। तो अगर हम नो के पर्सपेक्टिव से चलें तो आगे फर्दर इसकी दो क्लासिफिकेशन है। उसमें पहली रेंज बनती है 0 से लेकर 16 तक की, और दूसरी जो रेंज बनती है वो बनती है 55 से लेकर 99 तक की। तो ये दोनों रेंज अलग अलग से टेस्ट होंगी। तो अब हम क्या करेंगे कि एक जैसे एग्जांपल 16 वाला जो सीन है उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो चूँकि है रेंज है, तो 0 से लेकर 16 तक हमारे पास आ जाएगी इनपुट जो आएगी वो होगी वैलिड, ग्रेटर देन 16 बन जाएगी इनवैलिड, और लेस देन 0 ये हमारे पास बन जाएगी जी इनवैलिड। इसी तरह से 55 वाला सीन हमारे पास चलेगा। तो 55 में हमारे पास आएगा 55 से लेकर 99 तक, ये हमारे पास बन जाएगी जी वैलिड, लेस देन 55 इस केस में वो बन जाएगी जो कि नो से सीन से बाहर आ जाएगी इनवैलिड, और ग्रेटर देन 99 हमारे पास आ जाएगी जो कि आ जाएगी इनवैलिड कंडीशन में। दूसरे नंबर पे हमें चलना पड़ेगा पार्ट टाइम के साथ। तो पार्ट टाइम में अगेन आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज है। तो पहली रेंज हमारे पास आ जाएगी 16 से लेकर 18 तक की, इसमें आपकी हायरिंग पार्ट टाइम हो जाएगी। और उसके बाद ग्रेटर देन 18 में आपकी पार्ट टाइम हायरिंग नहीं हो सकती, फुल टाइम हो सकती है, कुछ और हो सकती है। और लेस देन 18 में आपकी जो हायरिंग है वो पार्ट टाइम नहीं हो सकती, वो नो की तरफ मूव कर देगा। फिर हमारे पास आ जाती है रेंज 18 से लेकर 55 वाली। तो इसमें आपकी फुल टाइम हायरिंग होगी, ग्रेटर देन 15 आपको हायर नहीं किया जा सकेगा, ग्रेटर देन 15 आपको हायर नहीं किया जा सकेगा, एंड लेस देन 18 आपको हायर नहीं किया जा सकता, और अगर किया जा सकता है तो वो पार्ट टाइम किया जा सकता है। तो ये है जी आपके पास इक्वल्स क्लासेस। अब आप देख सकते, अब हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे जनाब, सिंपल सी वैल्यू है। अब इसमें से 3 वैल्यू यहाँ से लेंगे, इसमें से लेस देन 55 है, फ़र्ज़ करें हमारे पास इसकी वैल्यू ले लेते हैं जी 50, यहाँ से हम वैल्यू ले लेते हैं जी 75, और यहाँ से हम वैल्यू ले लेते हैं जी 100। इन 3 वैल्यूज़ पे सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे वो उसको ये बताना पड़ेगा कि आप हायर नहीं हो सकते, इनफैक्ट बताया गया यहाँ पे भी। लेकिन ये जो दो क्रिटिकल हमारे पास आ जाएंगी, तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमने इसको वैल्यू पास की है 16 से लेकर, फ़र्ज़ करें हमने इसको वैल्यू पास कर दी है 17, और यहाँ पे हमने इसको वैल्यू पास की है 15, और यहाँ पे हमने इसको वैल्यू पास की है 20। तो इस दो सूरतों में ये 3 वैल्यूज़ हैं, इस वैल्यू के ऊपर 17 के ऊपर उसको आपको एज अ पार्ट टाइम वो बता देगा कि आप पार्ट टाइम हायर हो सकते हैं। 15 पे वो कहेगा जी आप हायर नहीं हो सकते। इस 20 पे वो कहेगा कि आप पार्ट टाइम हायर नहीं हो सकते। और इस मामले में 18 से लेकर 55 तक अगर मैं इसको वैल्यू पास कर दूँ 50, इसको वैल्यू पास कर दूँ 60, और इसको वैल्यू पास हम कर दें ये 10, तो 10 के ऊपर ये कहेगा जी आपकी हायरिंग नहीं हो सकती। 50 के ऊपर कहेगा कि आप फुल टाइम हायर हो सकते हैं, और 50 या 60 के ऊपर जाके कहेगा जी आपकी हायरिंग नहीं हो सकती। तो आप देखिए 3 टेस्ट केसेस के साथ हम लोगों ने इसके तीनों वैल्यूज़ कवर कर ली हैं। तो ये हमें बेनिफिट मिला इक्वल्स क्लास का। और ये जो हमें प्रॉब्लम नंबर नज़र आ रहा था नंबर ऑफ टेस्ट केसेस का एग्जॉस्टिव टेस्टिंग में, वो कवर कर दिया जी इक्वल्स क्लासेस ने इस तरह से पार्टीशन करते हैं। अच्छा, अब इक्वल्स क्लास अगर आपको समझ आ गई है तो इसके बाद जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है वो भी इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएगा।
उसमें भी हमें सबसे पहले इक्वलेंस क्लासेस ही डेवलप करनी पड़ती हैं और इक्वलेंस क्लासेस के बाद फिर हमें इन वैल्यूज़ को बाउंड्रीज पे देखना पड़ेगा। एनीहो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो वर्किंग करेंगे वो इक्वलेंस क्लासेस की मैं कुछ 3 से 4 प्रॉब्लम के साथ आऊँगा। आपने वो सॉल्व करने हैं, तो हर प्रॉब्लम के लिए मैं आपको 5 से 10 मिनट दूंगा। आपने इसका सोल्यूशन देखना, फिर हम प्रपोज सोल्यूशन होगा, फिर उसको और आपने मेरे सोल्यूशन को आपस में कंपेयर कर लेना है। होपफुली कि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक कुछ आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। मैं अवेलेबल हूँ जी आपके लिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, सर अल्लाह एक क्वेश्चन हाफिज़। था जी जी, मोस्ट वेलकम जी। सर, जो अब हमने यहाँ पे टेस्ट किया, इसमें जो नंबर 16 और 18 है, ये दो जगह पर आपकी आ रहा है। आपकी आवाज़ कट रही है। जी जी, बताओ क्या करेंगे। सर मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो नंबर 16 और 18 है, ये दो जगह पर आ रहा है, तो इसको फिर हम जब 16 आएगा तो हम इसको दोनों जगह से टेस्ट करेंगे, तो इसको हाँ किस तरह करेंगे? जी, आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। एक्चुअली यहाँ पे ये जो मैंने अभी कहा ना कि हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करेंगे। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ऐसी ऐसी गलतियाँ पकड़ता है, ऐसे फॉल्ट्स पकड़ता है जो कि एग्जॉस्टिक में नहीं पकड़ सकता, एक प्लस क्लास में लेके आ सकता। क्या जैसे अभी आपने लिया ना, अब आप देखिए यहाँ पे जो 16 है इन दोनों में कॉमन है। अब 16 के ऊपर क्या होगा उसका स्टेटस, इसी तरह से। अच्छा ये तो खैर है। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो वैल्यू है 18, अब इसके ऊपर उस बंदे की फुल टाइम हायरिंग होगी या पार्ट टाइम हायरिंग होगी। तो इस किस्म की जो बाउंड्रीज पे प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। माशाल्लाह फॉर्चुनेटली आपने पहले ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, बाउंड्रीज के जो प्रॉब्लम है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास आता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। एग्जाम्पल है, एक बाइक है होंडा 125 पे फर्ज करें। अब यहाँ पे इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो हैं कि 0 स्पीड से लेकर 140 125। तो फिर हम देखना चाहेंगे कि इसको स्ट्रेस देखेंगे कि 125 के ऊपर जा करके बाइक कैसे परफॉर्म करती है। अच्छा फिर हम क्या करेंगे, इसके एक स्टेप ऊपर चलेंगे कि 126 पे ये क्या करेगी, 127 पे क्या करेगी। अब हम बेसिकली इसकी अपर लिमिट की तरफ जा रहे हैं कि एक वक्त के बाद इस ये मतलब किस बिहेवियर के बाद इसका ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देगी। तो ये बाउंड्री वैल्यू से निकलता है हमारे पास। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा बाउंड्री एनालिसिस पे ही है। तो अगेन रियली अप्रिशिएट किया आपने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया। तो होपफुली कि ये नेक्स्ट इसको देखते हैं। तो प्लीज़ कॉपी पेंसिल के साथ बैठिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।